महोदय, आपका मैं संरक्षण चाहता हूं और मेरे दल की तरफ से और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से ये मैं बात रखना चाहता हूं। आपने पूर्व वक्ता आदरणीय गोपाल भार्गव जी जो पूर्व मंत्री भी है, अच्छा आपने उनको वक्त दिया है। माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी जो उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने बजट भाषण 12 मार्च को सदन में प्रस्तुत किया और ये बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, लगभग 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो बजट भाषण जो किया गया है और बजट भाषण में उन वादों को, उन भाषण को पूरा करने के लिए जिन अनुदान मांगों की मदों में उनको जो बजट को प्रोविजन करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, वो बहुत सारे भाषण ऐसे हैं जो पूर्ति करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो पहले दिन से ही सरकार का बजट का जो भाषण है, मैं समझता हूं कि वो फेल हो जा चुका है और दिशाहीन हो जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसको आगे स्पष्ट करूंगा और मैं उसका आगे खुलासा करूंगा कि जब आपने अनुदान मांगों की मदों में उसको बजट को आपने प्रोवाइड किया ही नहीं, तो वो किस तरह से नीचे धरातल पे उतरेगा और जनता के वादों को पूरा करता हुआ बजट दिखेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस निवेश के दम पर प्रदेश के युवाओं को भविष्य का सपना दिखाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने की थी, वो भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। लगभग जो निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था, उसको मैं आगे उसका मैं खुलासा करूंगा। और इस सरकार का कर्ज का मर्ज सरकार पे बढ़ता जा रहा है। माननीय भार्गव जी, सदन के अन्य सदस्यगण भी सुने कि आप कितना और मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में उतारेंगे, कितना उनके ऊपर कर्जा लादेंगे। माननीय सभापति महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पादन बढ़ा लेना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा लेना, ये सब कुछ नहीं होता है। आप देखिए राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या हो गई है, कर्जे की स्थिति क्या हो गई है, आगे मैं उसको स्पष्ट करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। लगभग ये जो बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का है, ये 31 मार्च 2026 को जब समाप्त होगा माननीय सभापति महोदय, तब तक कर्ज जो लिया है उसका ब्याज हम लगभग 28,636 करोड़ रुपए हम चुका देंगे। 28,636 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें भरना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? एक दिन का कर्ज का ब्याज 79 करोड़ रुपए भरना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि शर्म की बात है सरकार के लिए। आपने जो पुनरावृत्ति की है, माननीय देवड़ा जी ने जो बजट को जो रखा, बजट को जो पढ़ा है, वो सब अनुदान मांगे सबकी जानकारी में है, आपने उसकी पुनरावृत्ति की है। माननीय सभापति महोदय, 4,21,032 करोड़ का बजट, और मैंने पढ़ा है कि इतने का ही कर्ज है, ऐसा सरकार कहती है। सरकार ने जो आंकड़े जो छिपाए हैं उनको मैं स्पष्ट और उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। आपने बजट अनुमान को जो माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां जो पढ़ा, तो जो कर्ज है आपने उसको क्यों नहीं रखा? ये जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो बजट जो बना है, आपने क्या उसकी धज्जियां उड़ाई है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं 3 बजट का जो एक बजट लेखा बन जा चुका है वर्ष 23-24 का, 24-25 जो है बजट पुनरीक्षित है उसका, और ये जो बजट अनुमान है वर्ष 2025-26 का, इनका तीनों का मैं खुलासा करूंगा। दिनेश भाई,
मैं इन तीनों का खुलासा करना चाहता हूं। अब पुनरीक्षित अनुमान जो वर्ष 24-25 का जो बजट जो रहा उस समय का कर्ज माननीय सभापति महोदय सुन लीजिए, लगभग 4,62,217.71 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। बजट है आपका 4,21,000 करोड़, 4,21,032 करोड़ का कर्जा जो है सरकार ने हम लोगों के ऊपर जो कर दिया है 4,62,217.71 करोड़ रुपए का, जो 31 मार्च 2025 को यह जो अभी जो बजट वर्ष 2024-25 जो समाप्त होने जा रहा है, 13 दिन बाद माननीय सभापति महोदय हम पे जो कर्जा कितना हो जाएगा उसका मैंने उल्लेख किया है। और यही जो बजट अनुमान है जो 31 मार्च 2026 को जो समाप्त होगा उस दिन हम कर्जधारी जो हो जाएंगे उसके आंकड़े भी आप लोग सुन लीजिए, वो लगभग है 5,30,885.11 करोड़ रुपए। ये इतना कर्जा होगा जो टोटल जीएसडीपी का लगभग 30.74% होगा माननीय सभापति महोदय। और इसके पहले का जो मैंने आंकड़ा जो बताया है वर्ष 24-25 का कर्ज का और उसकी जीएसडीपी का, वो लगभग 29.99% होगा। मीन्स आने की 30% टोटल जीएसडीपी का कर्ज होगा। ये कर्ज की मैंने बात अभी आपको बताई माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सारी जो जानकारी हमने बजट भाषण से, माननीय सभापति एक सेकंड लूंगा, बहुत विद्वान है बाला भाई, आपके 10 वर्ष के कालखंड का भी आप प्रतिशत बता दें जीएसडीपी के मान से, क्या लोन था, क्या ऋण था, क्या आप ब्याज दे रहे थे? जी आपको जारी रखा 43% था माननीय 2002-03 में टोटल लाइबिलिटी। श्रीमान जी जब आप लोगों की बात आएगी तो आप इस बात को रखना, और मैं कहीं अगर असत्य हूं तो माननीय सभापति महोदय ये सदन और सरकार जो मुझे जो सजा देगी वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। ये सारे आंकड़े जो है ये इन किताबों से हमने बजट भाषण से, उसके बाद जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 से जुटाए हैं, उसके बाद जो है वार्षिक वित्त वितरण खंड नंबर 1 उससे हमने लिए हैं, और वित्त सचिव का स्मृति पत्र उनसे लिए हैं। एक भी वाक्य और एक भी शब्द अगर हमारा असत्य निकलता है तो जो हमारे बाद भी आप जो बोलेंगे तो उसका जवाब देना और वो सजा हम भुगतने को तैयार है। अब राजकोषीय उत्तरदायित्व की मैं बात करता हूं माननीय सभापति महोदय। आप राजकोषीय उत्तरदायित्व जो है 2024-25 का लगभग 62,334 करोड़ रुपए हो गया है, जो टोटल जीएसडीपी का 62,434 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल जीएसडीपी का लगभग है माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी 4.15%। और अभी हम इसकी बात करें जो बजट अनुमान की, हम पे जो हमारा जो राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा, वो लगभग जो है 78,902 करोड़ का हमारे पे राजकोषीय घाटा हो जाएगा, जो टोटल जीएसडीपी का जो लगभग रहेगा 4.66%। माननीय वित्त मंत्री महोदय दुर्भाग्य की बात है कि आपको इतना कर्ज लेने की अनुमति किसने दी है, जब टोटल जीएसडीपी का जो कर्ज लेने की अनुमति जो है भारत सरकार से जो मिली हो, जिसके अंतर्गत हम जिस एफआरबीएम के अंतर्गत हम बजट को बनाते हैं, बजट में प्रोविजन करते हैं 3%, 3 से 3.5%। मुझे मालूम है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाई जाए, और वो पत्र का जवाब आज तक नहीं आया है। उसके बाद आपने अपने मन से ही 3.5% कर लिया, 3.5 से 4% कर लिया, 4.5 से 4.66% कर लिया है। माननीय सभापति महोदय, ये हम सबका और पूरे प्रदेश की जनता का बहुत दुर्भाग्य है। आप जो कहते हो कि हमने जीएसडीपी बढ़ा दी, पर व्यक्ति आय जो बढ़ा दी है वो अपनी जगह है, लेकिन इनका भी महत्व है कि ये तो बात वो हो गई है कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है, और इतना घी पी लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबा दिया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार को जो अपना काम करना चाहिए, हमको प्रदेश की जो राजस्व प्राप्तियां है उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो जा चुकी है। मैं उसको भी उजागर करना चाहता हूं। जो कर राजस्व माननीय सभापति महोदय जिसके अंतर्गत जीएसटी आती है, जो लगभग 40,000
करोड़ की कर प्राप्ति होना थी, वो मात्र केवल 37,500 करोड़ रुपए हुई है, जबकि विगत वर्ष में 37,800 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी राजस्व प्राप्ति। दूसरा भू राजस्व की मैं बात कर रहा हूं। भू राजस्व के अंतर्गत जो कर की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति होती है, वो पिछले विगत वर्ष में लगभग 1,079 करोड़ रुपए होना थी, वो घट के माननीय सभापति महोदय इस बार 810 करोड़ रुपए की रह गई है। तो सरकार को जो अपना काम करना चाहिए, सरकार को अपना दायित्व जो निभाना चाहिए, वो उस पर सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतर पा रही है। दूसरा, जो माल एवं यात्रियों से जो कर आता है, वो लगभग 31 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का था, और अभी मात्र 13 करोड़ रुपए आया है माननीय सभापति महोदय, जो सरकार को ये काम करना चाहिए। बात यहीं समाप्त नहीं होती। अन्य विविध प्राप्तियां होती है, कर जो होता है जिससे जो हमें मिलता है राज्य सरकार को, वो भी लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का आंकड़ा जो था 929 करोड़ रुपए था, अब थोड़ा सा बढ़ा है, वो 990 करोड़ हुआ है, लेकिन इसको और बढ़ना चाहिए था माननीय सभापति महोदय। ये हम सबका दुर्भाग्य है, और ये जो वसूली करना चाहिए सरकार नहीं वसूली कर पा रही है। बात यही समाप्त नहीं होती है, और ये मैंने जो बात अभी कही है, ये FRBM के पेज नंबर 13 पे है। जिस किसी माननीय सदन को अगर जानना हो तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो राज्य वित्तीय वर्ष हमारा 23-24 जो समाप्त हुआ है, उस समय तक हमको जो वसूली करना चाहिए थी कर की वसूली, वो लगभग 10,379 करोड़ रुपए वसूली करना था, जो सरकार नहीं कर पा रही। यहां माननीय वित्त मंत्री जी भी नहीं है, कौन हमारी बात को सुनेगा, कौन इस बात का जो जवाब देगा? यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 10,379 करोड़ रुपए जो वित्तीय वर्ष 23-24 जो समाप्त हुआ, उस समय कर वसूली हमें करना था। उसमें से मानते हैं कि विवादित राशि जो थी लगभग 6556 करोड़ रुपए थी, लेकिन 3813 करोड़ रुपए ऐसी राशि थी जो अविवादित थी। सरकार ने उसको क्यों नहीं वसूली, सरकार ने उसको क्यों नहीं ली है, और कर के रूप में वो जमा क्यों नहीं की है? ये वो बैठक में है, और सामान्य माननीय मंत्री बोल के गए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये नोटिंग कर रहे हैं माननीय बाला भाई। ठीक, शैलेंद्र भाई, हाउस भी सुन रहा है, और हम तो इसके बाद भी हमारी बात को कहेंगे, और हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे बाद में हमारे विधायक साथी भी इस बात को और उल्लेख करेंगे। लेकिन सरकार आईने में अपनी तस्वीर देख ले कि क्या स्थिति बनी हुई है। मैंने अभी आपको बोला माननीय सभापति महोदय, 10,379 करोड़ रुपए की राशि 3 साल पहले वसूल लेना थी, इनने नहीं वसूली है। आगे मैं आपको उसका खुलासा करना चाहता हूं। यही आपका FRBM के 39 नंबर पेज पे इसका उल्लेख किया गया है, और वहां से मैंने ये आंकड़े लिए हैं। डबल इंजन की बात करते हो, और अभी बेंजीन ने तो और मल्टीपल इंजन की बात कही है। अरे ट्रेन में इंजन है, सवारी के डिब्बे है ही नहीं। जिस दिन ट्रैक से उतरेगी तो पता ही नहीं चलेगा डबल इंजन की सरकार क्या गुल खिला रही है। हम कर्ज ले रहे हैं, बाजार से कर्ज ले रहे हैं, तो सस्ते दर पे हमको कर्ज मिल रहा है। बाकी डबल इंजन की सरकार, जब हम केंद्र से कर्जा लेते हैं, बाजार का कर्जा हमको जो मिलता है 7.5% दर पे या 7.72 पे, और बाजार से जो और केंद्र सरकार से जो हम ले रहे हैं, वो लगभग 10% ब्याज की दर पे हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार हमको मध्य प्रदेश में इस तरह से हमें घाटे में उतार रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कंडिका 179 में कि भारत सरकार की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत जो प्रदत्त किए जाते हैं ऋण, वो और जो वर्ष 21-22 से लगाकर 23-24 तक की जो राशि हमने जो ली, वो अभी तक वो खर्च नहीं की है, उसको ये आगे तक बढ़ाकर ला रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से और माननीय सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 3 साल 4 साल पहले आपने जो कर्ज लिया और 10% ब्याज दर तक पे आपने लिया, तो जब उस राशि की जरूरत नहीं थी, उस राशि की आवश्यकता काम पे खर्च करने की, योजनाओं पे खर्च करने की नहीं थी, तो आपने वो राशि ली क्यों? और उस राशि को अपने पास लेकर अपने पास पटक के उस पर आप कर्ज चुका रहे हैं, कर्ज आप दे रहे हैं, कर्ज का ब्याज आप भर रहे हैं। तो माननीय, जब भी आप माननीय वित्त मंत्री जी या सरकार की तरफ से जवाब आए, इन चीजों को स्पष्ट करें। मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं, इसको मैं आगे बताना चाहता हूं कि पिछली जो राशि लगभग 12,230 करोड़ रुपए की राशि चली आ रही है, और अभी बजट अनुमान में फिर लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि का उल्लेख किया है। तो लगभग 23,000 से 24,000 करोड़ की इस तरह की जो राशि ली है,
और इसी बात को आगे मैं माननीय सभापति महोदय फिर इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी सरकार ने जो उधार दिए हुए वो तो आप वसूल नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के उधार एवं अग्रिम का जो बकाया है माननीय सभापति महोदय पिछले कई वर्षों से 48,230 करोड़ रुपए का बकाया है। 48,230 करोड़ रुपए का बकाया है। यह सरकार क्यों नहीं वसूल पा रही है? और यह बजट प्रोविजन में कहा है कि 48,230 करोड़ 48,263 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए, कहां किनको किनको उधार पे दिए हैं? तो आप सुन लीजिए, विद्युत परियोजनाओं पर जो दिए हैं सरकार बोलती है, और कितने दिए हैं? 35,022 करोड़ रुपए 35,022 करोड़ रुपए दिए हैं। और वसूलने का आगे सरकार लिखती है कि वसूलने की कोई गारंटी नहीं और ये कर्जा हमको कोई वापस मिल नहीं सकता है। ये मैं समझता हूं कि सरकार इसमें जवाब भी दे, और इस तरह की सरकार अगर हमको गुमराह कर रही है और ये सरकार इस तरह से प्रदेश की जनता के साथ में छलावा और डंडई कर रही है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 48,263 करोड़ रुपए का है और 1208 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को दिए हैं। उसके अलावा 48,263 करोड़ में से लगभग 12,000 करोड़ और बचते हैं। वो 12,000 करोड़ आपने कहां दिए हैं? लगभग माननीय सभापति महोदय, ये लगभग जहां तक मैंने पढ़ा और मैंने जो समझा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी सरकार ने इस तरह से जो कर रखी है। तो माननीय वित्त मंत्री जी जब बोलते हैं तो माननीय वित्त मंत्री जी को तो आप लोग बोलने तो देते नहीं है। ये माननीय सभापति महोदय, ये सरकार का चेहरा है। मैं आपको आगे बताना, ये मैंने आंकड़े जो जुटाए हैं FRBM के पेज नंबर 15 के ग से मैंने जुटाए हैं, उसमें ये सब सारे आंकड़े जो दिए हैं। वित्त सचिव जी का स्मृति पत्र है पृष्ठ क्रमांक 3 पर, जो राजस्व कर की हमें जो प्राप्ति मिलना चाहिए थी, ये वित्त सचिव जी का स्मृति पत्र है। इसमें माना है, स्वीकार किया है उनने कि जो राजस्व कर प्रदेश की सरकार को 6,000 करोड़ कम मिला है। और फिर डबल इंजन की सरकार पे मैं आना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें इस वर्ष जो 2,000 करोड़ रुपए और कम दिए हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर सुनना चाहते हैं तो 6,000 का फिगर है, 5,980.69 करोड़ रुपए है। और जो 2,000 मैंने जो बोला है वो लगभग 1,914.08 करोड़ है। तो 6,000 करोड़ कर की प्राप्ति हमने कम की है और 2,000 करोड़ हमको केंद्र सरकार ने कम दिया है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का हमें दोनों सरकारों ने मिलकर यहां पर इस तरह का चुना लगाया है। तो जो माननीय वित्त मंत्री जी, जो एक्चुअल फिगर है, ये मैंने बजट की बुकों से सब सारा जो लिया है और मैं आपको सामने और सदन के सामने में रख रहा हूं। राजकोषीय घाटे की बात मैं कर चुका माननीय सभापति महोदय, कर्ज की बात मैं बता चुका हूं। अब मैं आना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो बजट को जो प्रोविजन किया है, अभी आदरणीय भार्गव जी जो बता रहे थे, अभी उन्होंने जो बताया था कि इतने लाख यहाँ, ये सब सारा ये बजट के अनुदान मांगों में सभी लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बात रखी है उसको हमने भी सुनी है। राजकोषीय घाटा 2024-25 का और 2025-26 का 25% का अंतर है। एक साल में 25% का। 2024-25 का मैंने बताया है कि 4,62,217.71 करोड़ का कर्जा है। और उसका जो राजकोषीय घाटा अगर हम देखेंगे तो टोटल GSDP का जो है 4.15% है। और अभी वर्तमान बजट अनुमान जो पुटअप किया है उसका कर्जा मैं आपको बता चुका हूं, 5,30,885.11 करोड़। और उसका राजकोषीय घाटा जो है लगभग है 78,902 करोड़ का, जो टोटल GSDP का 4.66% है। तो 2024-25 और 25-26 का माननीय सभापति महोदय, अगर इसका अंतर आप देखोगे तो एक साल में राजकोषीय घाटा जो 25% आपने बढ़ा दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री भी है, माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर जो बैठे हैं, और जब वो भी जब बजट प्रस्तुत करते थे, जब भी हम हमारे पक्ष की तरफ से हम प्रदेश की जनता की जो बात रखते थे, तो माननीय सभापति महोदय ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस चीज को कम करना चाहिए और सरकार ने ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये हमारा आग्रह है। जो हमारी जमा निधि थी, जो हमारी जमा पूंजी थी, उसको भी सरकार ने खर्च कर ली। उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं मद सहित। माननीय सभापति महोदय, ब्याज आरक्षित निधियां जो वर्ष 23-24 में 6,300 करोड़ रुपए थी, वो अभी 24-25 के पुनरीक्षित अनुमान में केवल 1,842 करोड़ रुपए रह गई है।
लगभग 4300 करोड़ रुपए जो हमारी जो निधियां थी, जो हमारी जमा जो पूंजी थी, उसको भी सरकार ने खर्च कर लिए। हम उसका भी हिसाब आपसे लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, वार्षिक वित्त विवरण के खंड 1 में उसके पृष्ठ क्रमांक 4 में, उसके पृष्ठ क्रमांक 14 में इसका उल्लेख किया गया है। सिविल जमा जो राशि जो थी वो 23-24 में 105 करोड़ रुपए थी, वो अब केवल 14 करोड़ रुपए रह गई है। ये मत संख्या 8336 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह सिविल जमा राशियां जो वर्ष 23-24 में 6000 करोड़ रुपए थी, अब 24-25 में पुनरीक्षित अनुमान में 4500 करोड़ रुपए रह गई है। इस तरह से हमारी निधियों का भी इन्होंने उपयोग किया है, खर्च कर लिया है। यह सरकार की स्थिति है और सरकार अपने आप को जिस तरह से जो बताने जा रही है, अगर ये सब सारी चीजें माननीय सभापति महोदय लोगों के और हमारे व्यक्तियों के ऊपर जो जाएगी, अब ये बात करते कि हमने प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपए कर दी है। मुझे उस दिन मैंने इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को टोका था कि उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने परसेंटेज में बोला था। मैं इसलिए खड़ा हुआ था, हमारे कुछ विधायक साथी भी खड़े हुए थे कि प्रति व्यक्ति आय, मुझे जितना लिटरेचर मैंने जो पढ़ा है, मुझे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति का कर्ज कहीं भी परसेंटेज में मुझे देखने को नहीं मिला था। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा था, देश के प्रति व्यक्ति आय से कंपेयर करके मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय जो आप लोगों ने 80% से वापस 60% पे ले आए थे, उसको कोट कर रहे थे। आप अनुमति लीजिए, वो परसेंटेज में वो क्या बोल रहे थे, आप समझ में आया था आपको? देश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में मध्य प्रदेश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय की तुलना कर रहे थे परसेंटेज में, योगदान न करें, तब 80% थी। वो निकाल लीजिए, कार्रवाई को निकाल लीजिए। माननीय सभापति महोदय, आप जारी रखें। इस मत संख्या 84-43 में मैंने इसका उल्लेख किया है। एक स्थानीय निधियों की जमा जो 23-24 में 775 करोड़ रुपए थी, अब 24-25 में पुनरीक्षित अनुमान में वो 417 करोड़ रुपए ही रह गई है। ये मत संख्या जो 84-48 में दिया हुआ है, पूरी तरह से हम लोगों को भ्रमित किया है। बजट भाषण में केवल उनको जो ठीक लगने वाली चीजें लाए हैं, बाकी की चीजें सब पूरी इन्होंने छिपा के जो रखी है। और जो मैं बार बार और हमारे विधायक साथी भी जो बोलते हैं कि कर्ज लेकर घी पीने का जो काम कर रही सरकार, बिल्कुल उस कहावत को चरितार्थ कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बजट को आपने अलोकेट किया, प्रोविजन किया बजट का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैंने स्टार्टिंग मेरी बात कही थी कि आपने जो बजट में जो घोषणाएं की, उन वादों को पूरा करने की माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने बोला है कि जो उद्योग में हम इंसेंटिव 3250 करोड़ रुपए देंगे। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सरकार जो है, ये वर्ष जो है, वर्ष 25-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है और उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किए। माननीय वित्त मंत्री जी, 3250 करोड़ रुपए का आपने उल्लेख किया है। मैं जानता हूं जिस जो मांग संख्या 11 है और जिस निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपने पिछले वर्ष 1950 करोड़ का प्रोविजन किया था, लेकिन इस वर्ष तो आपने 200 करोड़ रुपए कम कर दिए। आपने 1750 करोड़ ही प्रोविजन किया है। आपको खुद को भरोसा नहीं है कि निवेश आएगा कि भी नहीं आएगा। आपने 200 करोड़ रुपए कम क्यों किए? और 3250 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां कही थी बजट भाषण में, और राज्यपाल जी के अभिभाषण में ये बात कही थी कि हम 3250 करोड़ रुपए का इंसेंटिव हम देंगे उद्योगों के लिए। वो आपने कौन सी अनुमान के कौन से मद में आपने रखा? आप जब बोलोगे तो इस बात को स्पष्ट करना। ये हाउस में आपका वक्तव्य है। मध्य प्रदेश की विधानसभा जो सर्वोच्च विधानसभा है, वहां पर आपने बजट प्रस्तुत किया है और उसके बाद असत्य और भ्रामक जानकारी दोगे तो पकड़ा जाओगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, ये सदन और हम और हमारे कांग्रेस पार्टी के साथीगण मध्य प्रदेश की विधानसभा के हितों की रक्षा करते हुए हम आपसे जवाब मांग रहे हैं कि ये जो इंसेंटिव की जो बात कही आपने, वो कहां रखा है? क्यों प्रोविजन नहीं किया है? क्यों भ्रमित करोगे? कितना भ्रमित करोगे आप जनता को? आपको खुद को विश्वास नहीं। मैं इसी से जोड़कर एक बात बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, GIS की बात करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में इंदौर में हुआ था। 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे, 15 लाख का निवेश आएगा, 6957 आवेदन आए थे। हुआ क्या? वो बोले 30 लाख नौकरियों के पद सृजन किए जाएंगे। वही 105 करोड़ रुपए भोपाल में खर्च किए और भोपाल में वो सेम समिट जो की है, ये बार बार प्रदेश की सरकार का और ये प्रदेश की सरकार का खजाना लुटाने जैसी बात है। माननीय वित्त मंत्री जी, इस पे आप रोक लगाएं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर आपने कंडिका बजट भाषण की कंडिका 16 में आपने बात कही है कि एक जिला एक उत्पाद की बात कही है।
आपने 7 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया था पिछली बार, इस बार आपने उसको अदा कर दिया है, 3.5 करोड़ रुपए ही कर दिया है। तो आपने जो कहा है हम उसी को ढूंढ रहे हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ है, वो आपने कम कर दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत संख्या जो है आपकी 9531। दूसरा, निर्यात प्रोत्साहन योजना, ये मत क्रमांक है 9538 में बजट आपने कम कर दिया है औद्योगिक क्षेत्र के। ये औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के एवज में आपने 20 करोड़ रुपए रखे थे पिछली बार माननीय सभापति महोदय, और खर्च जो हुआ है 1000। जो जमीन उद्योगों के लिए जो आपने जो ली है और 20 करोड़ रुपए का आपने जो बजट प्रोविजन किया था उसमें खर्च किए 1000। इसलिए मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही है कि सरकार पूरी तरह से भटकी हुई है और ये मत संख्या जो आपकी है 5396 है। ये सारी जो माननीय सभापति महोदय, इसके बाद हमारे विधायक साथीगण भी बोलेंगे 2-4 बातें और कुछ विभागों की जो मैं बताना चाहता हूं। कंडिका 18 में कंडिका 18 बजट भाषण की, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जो वित्त मंत्री जी का 5675 लाभार्थी हुए हैं। कौन सी योजना आपके कौन से मद में और कौन सी मांग संख्या में? हमारे पास जो आंकड़े आपने जो दिए हैं वो 5675 लाभार्थी नहीं है, 3908 लाभार्थी है। माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत सारी जो जानकारी आपकी असत्य है। संस्कृति विभाग पे आता हूं, अभी गोपाल भार्गव जी को हम सुन रहे थे, आपकी तरफ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। सुन लीजिए माननीय सभापति महोदय, क्या दुर्भाग्य हमारा, प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? आपने भीमा नायक प्रेरणा केंद्र को केवल 1000 रुपए दिए हैं। ये जो मांग संख्या आपकी 7001 है। उसके बाद मत संख्या हम 957 पे आते हैं माननीय सभापति महोदय। राम पथ गमन अंचल विकास योजना में आपने लगभग पिछले वर्ष 34 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया था। राम जी के साथ में भी छला हुआ 34 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रोविजन किया था और खर्च जो किया है मात्र 24 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पाए। और माननीय सभापति महोदय, 34 करोड़ के अगेंस्ट इस साल आपने बजट में 4 करोड़ रुपए और कम कर दिए हैं। तो राम जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं आप। कहां 34 करोड़ और 10 करोड़ आपने उसमें से खर्च नहीं किए। 34 करोड़ की जगह भी आपने मात्र 30 करोड़ रुपए ही वापस बजट में प्रोविजन किया है। ये इसकी जो मत संख्या 9571 है माननीय सभापति महोदय। आगे सिंहस्थ की बात पे मैं आता हूं, सिंहस्थ की बात पे मैं आ रहा हूं। 1617 है मत संख्या। 2000 सिंहस्थ 2028 के कार्यों के लिए पिछले वर्ष 70 करोड़ रुपए रखे थे। इस वर्ष माननीय सभापति महोदय मात्र 1000 रुपए रखे हैं। वित्त मंत्री जी, 1000 रुपए। पिछले वर्ष 70 करोड़ रुपए थे, इस बार केवल 1000 रुपए रखे हैं। ये राम जी की बात हो गई, ये सिंहस्थ की बात हो गई। हवा में लठ मारोगे तो उसको हम पकड़ेंगे। हम वो बिल्कुल भी आपकी लठ हवा में नहीं चलाने देंगे। और इस तरह के आप आंकड़े जो दोगे, आंकड़ों का मायाजाल वाला और आंकड़ों की बाजीगिरी अगर करोगे तो हम और हमारे विधायक साथी लड़ेंगे भी। और मध्य प्रदेश की जनता तक हम ये सदन की जो आवाज को हम लोग मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचाएंगे भी। माननीय सभापति महोदय, बात यही समाप्त नहीं होती है। मैं एकाध जो और विभाग उन पे खुलासा करना चाहता हूं। मैं भी खुद भी जिस वर्ग से आता हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ में जो बजट का प्रोविजन करते हैं और उसके बाद आप उस बजट को कहीं और अपने कार्यक्रमों में खर्च करते हैं, उसका भी मैं खुलासा करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी कितना समझते हैं या फिर कितना उसके लिए लड़ते हैं या कितना ध्यान देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये खुलासा कर रहा हूं सदन के सदस्य के नाते जिम्मेदारी पूर्वक। और मैंने कहा है कि जो भी अगर असत्य और इसमें कहीं भी अगर गलत और भ्रामक हो तो जो सजा चाहे वो दे सकते हैं। बाद में हमारे विधायक साथी भी बोलेंगे। थोड़ा शीघ्रता से माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए मैं समय की मर्यादा है, काफी सदस्य के हमारे जो छात्र सदस्य दोनों तरफ से जी मैं उनके बारे में जरा 2-3 मिनट में बात कहना चाहता हूं। मांग संख्या 33 है। आपने मद संख्या 7763 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आवास के लिए पिछली बार 283 करोड़ रुपए रखे थे और उसके बाद इस बार आपने 283 करोड़ रखे थे और 283 करोड़ के अगेंस्ट 180 करोड़ रुपए ही आपने खर्च किए हैं और 100 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। और इस बार तो वो 283 के अगेंस्ट बजट प्रोविजन भी उसमें कम कर दिया। अभी इस बार तो 100 करोड़ रुपए ही किए। जो एसटी/एससी के छात्रों के बारे में जो बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात, मत संख्या
6500 विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन आपने किया था और जीरो खर्च किया है, जीरो। माननीय वित्त मंत्री जी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ का प्रोविजन किया था आपने और शून्य खर्च किया है। यह मत संख्या 6500 है। क्या कर रही हो सरकार, क्या देख रही है? बात यही समाप्त नहीं होती। मत संख्या 7826 जिसमें 9वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परिवहन के लिए आपने 50 लाख रुपए रखे थे, खर्च किए 1000 रुपए। ये आईना दिखाना सरकार के लिए जरूरी था। माननीय सभापति महोदय, मत संख्या जो है 9604 अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता में आपने 24-25 में 60 करोड़ का प्रावधान रखा था, खर्च किया केवल 45 करोड़ और इस बार के बजट अनुमान में आपने 45 करोड़ रुपए ही रख दिए हैं। मत संख्या 2676 में 11वीं 12वीं और महाविद्यालय के छात्रों के लिए 2 वर्षों से 3 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं 500 करोड़ रुपए का ही छात्रवृत्ति का जो प्रोविजन होता है और खर्च भी उतना नहीं कर पाते हैं। इस साल भी आपने मात्र 512 करोड़ रुपए रखे हैं, तो हमारे छात्रों के साथ में भी खिलवाड़ कर रही है और उनका भविष्य भी बर्बाद ये सरकार जो कर रही है। मत संख्या 1623 में माननीय सभापति महोदय, बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय छिंदवाड़ा में मत संख्या 1624 में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय जबलपुर के लिए केवल 1,000 रुपए का प्रोविजन है। भीमा नायक जी के बारे में भी भीमा नायक जी प्रेरणा केंद्र के बारे में भी 1000, इनमें भी 1,000 रुपए का प्रोविजन है। मत संख्या 1077 में आदिवासी पंचायतों के लिए जो बर्तन दिए जाते हैं, मुझे मालूम है जिस समय हमारी सरकार थी 17 करोड़ रुपए बड़वानी में दिए थे, 25 करोड़ रुपए धार में दिए थे। अब यह बजट शून्य है, शून्य। आदिवासी समाजों को उनके उपयोग के लिए जो बर्तन के लिए जो राशि दी जाती है वो शून्य बजट रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मैं बात करना चाहता हूं। मांग संख्या 55 में पिछली बार आपने 3300 करोड़ का बजट रखा था, खर्च किया 300 करोड़ रुपए कम खर्च किए और उसके बाद इस बार आपने बजट को और कम कर दिया है। ये आपने किया है आंगनवाड़ी सेवाओं में। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद जो बात आती है पोषण अभियान में 200 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन था, मात्र 90 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों का अगर हम देखें तो 410 करोड़ रुपए सरकार कम खर्च कर पाई है। इसलिए हम आपको बजट में समर्थन क्यों करें, हम आपको बजट के लिए हम आपको सपोर्ट क्यों करें, ये आपको उदाहरण की बतौर मैंने आपको जो बताया, बाकी हमारे विधायक साथीगण भी दिखाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मत संख्या 851, 1193, 1405, 1452, 2367, 2375, 5060, 5608, 4642, 7700, 9499, इन सब मद संख्याओं में बजट बहुत सारी में 00 है और कहीं अगर है तो 2 से 3 हजार का बजट है। तो सरकार पूरी तरह से भटकी हुई है और सरकार खुद भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अनुसूचित जाति वर्ग की हम बात करें, वो मैंने पहले जो बात की थी अनुसूचित जनजाति वर्ग की थी, अनुसूचित जाति वर्ग की भी 1-2 मिनट में बात में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण की कंडिका 34 से 36 में आपने जो इस वर्ग की जो बात कही है उसकी मत संख्या है 9606। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता में आपने वर्ष 24-25 में 40 करोड़ का प्रोविजन किया था, खर्च किया है 0। मेरे हिसाब से, मैं एसटी वर्ग से आता हूं और मेरे हिसाब से माननीय वित्त मंत्री जी शायद अपन इसी वर्ग से आते हैं, तो 40 करोड़ का आपने प्रोविजन किया है और खर्च 0 है। ये जो नहीं कर पा रहे हैं उस तंत्र के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो ये जो बजट अनुमान जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का है, तो लगभग 4,21,032 करोड़ का जो है टोटल जीएसडीपी लगभग 16 लाख करोड़ की है। इसकी भी इस तरह की धज्जियां उड़ा देगी सरकार। आप तंत्र पे कसावट कीजिए और हम अपने वर्गों पे इसको खर्च कीजिए। इस बार के बजट अनुमान में 20 करोड़ और उसके बाद बजट जो 40 करोड़ का था पिछली बार, वो अभी 20 करोड़ का ही कर दिया। 40 करोड़ में से शून्य ने खर्च किए। माननीय सभापति महोदय, मत संख्या 5635 में बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना में 16 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। बापू जगजीवन राम के नाम से छात्रावास चलती है, 16 करोड़ का, और खर्च वहां भी आपने शून्य किया है। ये दुर्भाग्य हम सबका और माननीय वित्त मंत्री जी कसावट करना पड़ेगा।
नहीं तो इसके बाद की जो चर्चाओं में फिर हम आपको घेरेंगे, फिर हम आपको पकड़ेंगे। मत संख्या 47-22 में अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास में 24-25 में 30 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया था। विकास ये अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं विकास के लिए 30 करोड़ में से शून्य खर्च कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ST-SC का बजट है, इस कारण से आप ऐसी स्थिति बना रहे हो, इस तरह से बजट की धज्जियां उड़ा रहे हो और इस तरह से उसका करप्शन और भ्रष्टाचार कराओगे और सरकारी तंत्र को अगर इतना हावी होकर अगर सरकार चलाओगे तो हो गया, एक आध चीजें निकली कि ढेर हो जाओगे, ध्यान रखना। मत संख्या थोड़ा शीघ्र पूर्ण कर दे। बिल्कुल बिल्कुल माननीय सभापति महोदय, मत संख्या 1213 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 24-25 में 128 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। 128 करोड़, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी के नाम से बजट 128 करोड़ में जीरो खर्च कर रहे हैं। आप सब भी इस बात को देखें और सुने और समझे, और अगर आप लोगों को और कुछ अगर जानना हो तो आप हमसे भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, बता सकते हैं हम आपको। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में आपने 1-2 मिनट, पिछले बजट में आपने बात कही, 1 मिनट में, पिछले बजट में आपने विधायकों के लिए ई-ऑफिस के लिए 5-5 लाख रुपए देने की बात कही थी, वो कहां है? और उसके बाद आपने ये भी कहा था, जो आपके नेताजी के नाम से भी जो योजना थी, अटल प्रोग्रेस वे, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस, मालवा निर्माण विकास पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ की शुरुआत बजट में आपने की थी, लेकिन अभी उसका बजट प्रोविजन जो मदों में और उसके मांगों में कहां है? और है भी तो बहुत कम कर दिया है, और पिछली बार भी अगर आपने किया था तो वो बहुत कम है। माननीय सभापति महोदय, एक आध मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने 37 लाख हेक्टेयर जो वनों की है, वो 37 लाख हेक्टेयर जमीन निजी सेक्टर, निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर में देने जा रही है। इस पे भी माननीय वित्त मंत्री जी इस पर रोक लगाई, बिल्कुल ये ठीक नहीं होगा। और जहां तक अभी जो बात आती माननीय सभापति महोदय, सौरभ शर्मा से जुड़े हुए मामले में जो अधिकारी है और जो भी शामिल है उनकी भी जो जांच होना चाहिए, और जांच एजेंसियों की रडार से वो बाहर है। सरकार को यह भी संज्ञान लेना चाहिए और इस पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जल जीवन मिशन की हम बात करें, अरबों रुपए खर्च किए, वो कहां जा रहे हैं? कहीं भी किसी भी गांव में न पानी की टंकियां बनी ढंग की, न नल जल योजनाएं ढंग से चल रही, न पानी सप्लाई हो रहा है। आप इस पे भी ध्यान दें। सारे गुजरात के ठेकेदार आ गए और सब ठेका ले लिया और उसके बाद तहस नहस सब जगह मार रखा है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं का समर्थन मूल्य 3100-3000 रुपए तक का होना चाहिए। बजट सत्र बहुत छोटे कर दिए हैं, वो बात है। प्रदेश में एक लास्ट मुद्दा है, प्रदेश में दिसंबर 2017 में नाबालिग दुष्कर्म और हत्याओं के मामले में फांसी की सजा का कानून हमने बनाया था। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, दिसंबर 2017 में हम लोगों ने ये जो कानून जो बनाया था, जो नाबालिग दुष्कर्म होते, नाबालिगों के साथ में दुष्कर्म होते और हत्याएं होती है, आज तक किसको सजा दी? मेरे हिसाब से, जहां तक जो मेरी जानकारी में, हाई कोर्ट में लगभग 5,000 केसेस पेंडिंग पड़े हाई कोर्ट में। सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। माननीय वित्त मंत्री जी, जिस समय आप जो बोले थे इन बातों का खुलासा करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। और आपने बजट में किस तरह की जो बंदरबाट की, आपने मुंह देख देख के टीका लगाया है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। मुझे अगर मैं मेरे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र की, मेरी राजपुर विधानसभा की बात करूं, बड़वानी या सेंधवा विधानसभा की बात करूं, जहां से हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, या फिर उसके बाद और भी जो हमारे कांग्रेस के जो विधायक है, बजट में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। जो आपका कमिटमेंट था सबके साथ कि 5-5 करोड़ रुपए जो कांग्रेस के विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को भी देंगे, वो 5-5 करोड़ रुपए कहां है? आपने आपकी ही पार्टी के लिए 15-15 करोड़ रुपए जो बोले थे, वो भी कहां है? क्या हमारी विधानसभा की जो मतदाता है, वो विधानसभा या वो क्षेत्र क्या मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं है, मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो जब भी आप बोले इस बात का खुलासा करें और आप 10-20 मिनट में अपनी बात समाप्त करके जो हाउस छोड़ के चले जाते हो। माननीय सभापति महोदय, बहुत धीरे धीरे करके हमारे विधायकों की और विधानसभा की और विधायिका की गरिमा गिरती जा रही है। आपके ऊपर और सरकार के हाथ में है कि इसको कैसे बना के रखें, जिससे कि हमारे विधायकों को सम्मान भी मिले, चाहे वो इधर के विधायक या इस तरफ के विधायक को सम्मान भी मिले, ऑफिसों में ऑफिस ढंग से चले, योजनाएं सब वर्ग के लिए, सब क्षेत्र के लिए चले, बने और योजनाओं पे भी राशि खर्च हो। ये हमारा आग्रह है। प्रभारी मंत्री बराबर मीटिंगें करें। हम लोगों की सरकार में 1 से 2 महीने में प्रभारी मंत्री बैठक लेने आते थे। माननीय सभापति महोदय, वो बिल्कुल भी अब देखने को नहीं मिलता है। यही हमारी आपसे सारी बात आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा सरकार इस पे एक्शन लेगी।